तभी नील चुपचाप अपना सिर हिलाता है और आदित्य के पीछे पीछे जाता है, जो हूर को लेकर लिफ्ट में गया था। जब वो लोग नीचे लॉबी में आते हैं, तभी लॉबी में इस वक्त जितने भी लोग मौजूद थे वो सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आदित्य की तरफ ही देखने लगते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब लोगों ने आदित्य वीर सिंह को किसी लड़की के साथ देखा था। अगर किसी लड़की ने गलती से आदित्य को छू भी लिया तो कयामत आ जाए, पर यहाँ तो खुद आदित्य ने एक लड़की को अपनी बाहों में, वो भी अपने इतने करीब पकड़ कर रखा हुआ था, जो लोगों के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। सब लोग आदित्य को ही देख रहे थे, पर आदित्य को उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपने एंजल को पकड़े हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था। जब वो लोग बाहर आते हैं, तभी उन्हें वहाँ आदित्य का ड्राइवर दिखता है, क्योंकि आदित्य के कहने पर ही नील ने आदित्य के ड्राइवर को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लिया था, ताकि आदित्य को ड्राइविंग ना करनी पड़े। आदित्य को देखते ही ड्राइवर उसके लिए कार के पीछे का दरवाज़ा खोलता है, तो आदित्य हूर को अपनी गोद में लेकर कार के बैक सीट पर बैठ जाता है। नील भी आगे पैसेंजर सीट में बैठता है और ड्राइवर अपनी सीट पर बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है। गाड़ी में हूर आदित्य की गोद में बैठकर उसकी हाथों में बंधी रोलेक्स वॉच के साथ खेल रही थी और आदित्य बस हूर के बालों को सहलाते हुए उसकी हरकतों को देख रहा था। यहाँ तक कि नील भी हूर को देख रहा था, पर उसकी आंखों में हूर के लिए कोई भी बुराई नहीं दिख रही थी। नील तो आदित्य की तरह हूर की हरकतों को एडमायर कर रहा था। कुछ देर बाद हूर अब तक सो चुकी थी, तो ही आदित्य हूर को देख रहा था कि तभी अचानक से उसकी नज़र कार में मौजूद मिरर पर पड़ती है, जिसमें आदित्य देख रहा था कि नील की आंखों में इस वक्त आंसू थे। नील को ऐसे देखकर आदित्य थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि नील भले ही आदित्य के आगे भीगी बिल्ली बनकर रहता था, पर असल में वो खुद एक पावरफुल और बहुत ही निडर लड़का था। अगर मार्क आदित्य का लेफ्ट हैंड था, तो नील आदित्य का राइट हैंड था। इसी वजह से नील कभी भी ऐसे इमोशनल बिल्कुल नहीं होता था और अपनी सॉफ्ट साइड किसी को इतनी आसानी से नहीं दिखाता था। आज नील की आंखों में आंसू देखकर आदित्य भी थोड़ा सा चौंक जाता है, तो नील की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन सी आवाज़ में नील से पूछता है, अरे यार, अब तुझे क्या हुआ? तू वैसे रो क्यों रहा है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? आदित्य के सवाल सुनते ही नील पीछे की तरफ मुड़कर पहले आदित्य की गोद में सोई हुई हूर को देखता है और फिर आदित्य की तरफ देखकर अपनी उदास सी आवाज़ में उससे कहता है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वो तो बस एक बात को सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी आदित्य अपनी एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठाते हुए उससे पूछता है, ऐसी कौन सी बात है जिसने नील मेहता को रोने पर मजबूर कर दिया? थोड़ा मुझे भी तो बता कि क्या बात है। इस पर नील अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ आदित्य से कहता है, किस्मत भी क्या चीज़ होती है ना सर। मेरा मतलब अब आप खुद ही देखिए ना
कि उस पागल लड़की कायरा के पास इतनी प्यारी सी बहन थी, पर उस पागल को इसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जो वैसी ही प्यारी सी बेबी सिस्टर के लिए तरस जाते हैं। नील की बातें सुनकर आदित्य भी सोचने लगता है और तभी आदित्य के कानों में कायरा की बदतमीजी भरी बातें और आदित्य की आंखों के आगे कायरा के दिल में हूर के लिए बढ़ती नफरत का नज़ारा घूमने लगता है। तभी आदित्य मिरर से ही नील की तरफ उसकी आंखों पर देखता है। फिर नील से अपनी इमोशनलेस आवाज़ में कहता है, बस इतनी सी बात, और इसी वजह से तू रो रहा है गधे। चल ठीक है, आज के बाद तू मेरी बेबी एंजल को अपनी बहन मान सकता है, पर अगर तूने उसे रुलाया ना बेटा, तो मैं तुझे वहीं उसी वक्त मार दूंगा। आदित्य की बात सुनकर नील घबरा जाता है, जिसे देखकर आदित्य बिल्कुल थोड़ा सा हंसते हुए उससे कहता है, मजाक कर रहा हूँ नील, मुझे पता है कि तू मेरी एंजल को कभी भी नहीं रुलाएगा या फिर उसे तकलीफ नहीं पहुँचाएगा। तभी तो मैंने तुझे उसके करीब आने दिया ना, वरना किसी को भी इतना हक नहीं है कि वो मेरी बेबी के करीब भी आए। अब मैं अपनी एंजल को दुनिया की बुरी नज़रों से छिपा कर रखूँगा, ताकि उसे कोई भी हार्म ना कर पाए। तभी नील एक बड़ी सी स्माइल और आँखों में चमक लिए हुए आदित्य से कहता है, डोंट वरी सर, मैं अपनी इस क्यूट लिटिल सिस्टर को ना ही खुद कभी कोई तकलीफ़ पहुंचाऊंगा और ना ही किसी और को पहुंचाने दूंगा। आदित्य सिर्फ अपना सिर हिलाता है और तभी आदित्य के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। जब आदित्य अपना फ़ोन चेक करता है, उस पर यूवी का नाम शो हो रहा था। तो आदित्य अपना सिर हिलाते हुए फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ बोलो भाई। तब यूवी अपनी सख्त आवाज़ में आदित्य से कहता है, मुझे आयु ने बताया है कि आज तू हॉस्पिटल में ही रहने वाला है, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब तक तूने कुछ खाया भी है या फिर वैसा भूखा प्यासा है। तभी आदित्य थोड़ी सी डरी हुई आवाज़ में यूवी से कहता है, ओ भाई, मैंने कुछ भी अभी नहीं खाया है, सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था उस पर ही हूँ। आदित्य की ये बात सुनते ही यूवी आदित्य को आगे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता। खुद आदित्य पर भड़कते हुए उससे कहता है, व्हाट द हेल इज दिस आदू, मैंने और आयु ने तुझे वार्न किया था ना कि अपना खाना स्किप मत करना, फिर भी तुझे समझता नहीं है क्या? नहीं, बस कल तू घर आ और फिर देख मैं तेरा क्या हाल बनाता हूँ। बहुत शौक है ना तुझे खाना स्किप करने का। यूवी की बातें सुनकर बेचारा आदित्य पूरी तरह से डर जाता है और नील ये सब मिरर में ही देख रहा था। नील को भी पता था कि उसका बॉस जो दुनिया को अपने गुस्से की आग में जलाने की ताकत रखता है और फिर दुनिया उससे थर थर काँपती है, वो इंसान असल में अपने दोनों भाइयों से कितना डरता है। आज आदित्य 29 साल का था, पर आज भी वो यूवी और आई के लिए उसका वही छोटा सा आदू था जो उन्हें डरा सहमा हुआ मिलता था। आज आदित्य के इतने पावरफुल बनने के पीछे उन दोनों का ही हाथ था।
क्योंकि उन दोनों ने ही एक छोटे से डरे सहमे बच्चे को पूरी दुनिया का बादशाह बनाया था। पर अफसोस, उन दोनों ने आदित्य को अपने आगे कभी वो नहीं बनने दिया जो आदित्य पूरी दुनिया के लिए था। सिर्फ वो दोनों ही थे जिनके आगे आज भी आदित्य उतना ही मासूम और उसका दिल उतना ही साफ और प्यारा सा था। यूवी की ऐसी धमकियां सुनकर आदित्य अपनी डरी हुई आवाज में उससे कहता है, भाई प्लीज़ ना, आप डांटो मत। आई प्रॉमिस कि आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। मैं कभी भी काम के प्रेशर में अपना फ्रूट स्किप नहीं करूँगा। अभी मैं बस घर ही आ रहा हूँ, तो मेरे घर आने के बाद आप जितना भी चाहो मुझे खिला देना। मैं चुपचाप खाना खा लूँगा, पर अभी डांटो मत ना। आदित्य की बात सुनकर यूवी अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, मैं ना एक बात तुझे बता रहा हूँ मधु, कि तुम दोनों अदु और आयु भाइयों को संभालते संभालते और तुम दोनों की वजह से ना सच में मैं एक दिन पूरा ही पागल हो जाऊंगा। एक तू है जिसे अपने काम के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, और एक तेरे आयु भाई जो ना अपनी हरकतों से कभी बाज ही नहीं आएंगे। यूवी की बात सुनकर आदित्य उससे कहता है, आयु भाई बाहर गए हैं क्या? इस पर यूवी चिढ़ती हुई आवाज़ में आदित्य से कहता है, हाँ यार, तुझे पता है ना कि एक यही सबसे गंदी आदत है उस कमीने में जो जाती ही नहीं है। कौन कहेगा कि आयुष बजाज को उसके कॉलेज की लड़कियों और फीमेल प्रोफेसर को एक भाव तक नहीं देता। वो असल में एक प्ले बॉय है। मैं ना सच में तंग आ गया हूँ इस लड़के को समझा समझा कर। तभी आदित्य अपनी प्लेन आवाज़ में यूवी से कहता है, भाई आप टेंशन मत लो, मैं आयु भाई को फ़ोन करता हूँ और उन्हें तुरंत घर बुलाता हूँ। तभी आदित्य सोई हुई हूर की तरफ देखकर यूवी से कहता है, क्योंकि मुझे आप दोनों से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है, और वो भी आज ही। तो आप अपनी बीपी बढ़ाना बंद करो, मैं उसको फ़ोन करके देखता हूँ। यूवी सिर्फ अपना सिर हिलाता है और फिर फ़ोन को कट कर देता है। तभी आदित्य अपने फ़ोन में आयु का नंबर डायल करते हुए कहता है, ये आयु भाई भी ना। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक 5 स्टार होटल रूम में उस रूम का दरवाज़ा बंद था, और उस रूम के अंदर एक लड़का, अभी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है, एक लड़की के ऊपर था, और उन दोनों की बॉडी जो कि पूरी तरह से नेक्ड थी, वो इस वक्त एक बेडशीट से कवर थी। आयु की पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी, और उस लड़की की सिसकियाँ और चीख अभी पूरे रूम में गूंज रही थी, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि आयु उसके साथ कितना ज़्यादा रफ और वाइड हो रहा था। आयु अपने काम में बिजी ही रहता है कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होता है और कहता है, अरे यार, अब कौन है? आयु जब अपना फ़ोन उठा के उस पर आदित्य की आईडी देखता है, तब वो रुक जाता है और उस लड़की के ऊपर से उठकर उसके बाजू में लेट जाता है। तभी आयु अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करते हुए आदित्य से कहता है, हाँ आदु। आदित्य दूसरी तरफ से ये महसूस कर रहा था
कि आयु अभी कितनी बुरी तरह से हाँफ रहा था। तभी आदित्य अपनी प्लेन आवाज़ में आयु से कहता है, भाई अगर आपका हो गया हो तो क्या आप घर आ सकते हैं, क्योंकि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। इस पर आयु कंफ्यूज होते हुए आदित्य से पूछता है, घर? तो इस वक्त घर पहरा दो, पर तू तो आज हॉस्पिटल पर ही रुकने वाला था ना। तभी आदित्य आयु से कहता है, हाँ मैंने कहा था, पर अभी मैं घर ही आ रहा हूँ और आप भी आइए। अगर आप अभी वहाँ से नहीं निकले ना तो भाई यूवी भाई के हाथों से पीटने के लिए रेडी रहना, क्योंकि वो ना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और इस बार मैं भी आपको उनके गुस्से से नहीं बचाऊंगा, समझे? सो इट्स बेटर फॉर यू टू कम बैक होम नाउ। इतना कहकर आदित्य फ़ोन को कट कर देता है और इधर आयु अपना सिर पकड़ता है। तभी वो लड़की आयु के ऊपर आ जाती है और उसके निकट चेस्ट पर अपनी गुड़ियों को फेंकते हुए अपनी सेक्सी आई वॉइस में आयु से कहती है, व्हाट हैपेंड बेबी? वी जस्ट स्टार्ट इट नाउ, इट्स लेट्स कंटिन्यू फॉर वेयर यू लेफ्ट। तभी आयु उसे अपने ऊपर से नीचे बेड पर ढकेलता है और फिर वह अपनी साद आवाज़ में उससे कहता है, इट्स ओवर एंड वन मोर थिंग, डोंट शो मी योर फेस अगेन बिकॉज आयुष बजाज नेवर यूज ऑन थिंग एंड वन गर्ल्स अगेन एंड अगेन। इतना कहकर आयु बेड पर से उठता है और फिर खुद को साफ करके अपने कपड़े पहनने के बाद आयु उस लड़की के पास एक नोटों का बंडल उसकी तरफ फेंकता है और फिर उस लड़की को वहीं छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। आयु भले ही एक प्ले बॉय था, पर वो कभी भी किसी लड़की के मर्जी के बिना उसके साथ बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं होता था और सबसे पहले वो उस लड़की की एज देखता था। आयु जिसके भी साथ होता था वो आमतौर पर 25 प्लस की ही होती थी और अपनी मर्जी से आयु के साथ इन्वॉल्व होती थी। आयु एक बहुत बड़ा प्ले बॉय तो था, पर उसने कभी भी उसके कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट, यहाँ तक कि फीमेल प्रोफेसर के साथ कभी भी कोई ऐसी वैसी हरकतें नहीं की थी। वैसे तो उसे लड़कियों से काफ़ी चिढ़ थी, पर वो उन्हें वन नाइट स्टैंड के लिए यूज़ करता था। आयु हमेशा ही अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता था, उन्हें मिक्स नहीं होने देता था। शायद इसी वजह से आदित्य और यूवी को आय के प्ले बॉय होने से थोड़ी चिढ़ तो होती थी, पर कभी वो दोनों आयु से नफरत नहीं करते थे, क्योंकि उन दोनों को बहुत अच्छी तरह से पता था कि उनका भाई कैसा है। आदित्य की कार पैराडाइज के बड़े से गेट के अंदर एंटर होती है और फिर मेन गेट के आगे आकर रुकती है। जैसे ही कार रुकती है वैसे ही वहाँ खड़े कुछ बॉडीगार्ड्स में से एक गार्ड दौड़ते हुए कार की तरफ आता है और आदित्य के लिए पीछे का दरवाज़ा खोलता है। तभी आदित्य सोती हुई हूर को अपनी गोद में उठाता है और धीरे से गाड़ी के बाहर आता है। इस वक्त वहाँ जितने भी गार्ड मौजूद थे वो जब आदित्य की बाहों में एक लड़की को देखते हैं तभी उन्हें भी एक झटका सा लगता है। आदित्य अपने फेस एक्सप्रेशन को सख्त रखते हुए अंदर की तरफ जाने ही वाला होता है कि तभी आयु की कार
गेट के अंदर आती है। आयु की कार देखते ही आदित्य वहीं रुक जाता है और नील भी उसके साथ ही था। आयु भी अपनी कार को आदित्य के कार के पास रोकता है और आदित्य को देखकर आयु अपनी कार से बाहर आता है। तभी आयु की नज़र हूर पर पड़ती है। पहले तो वो बहुत कंफ्यूज होता है, पर जब वो उसके पास आकर हूर के मासूम से चेहरे की तरफ देखता है, तभी उसका दिल पिघल जाता है। आयु भी नील की तरह बहुत एक्साइटेड होते हुए आदित्य से पूछता है, अदू, ये क्यूट सी लिटिल गर्ल्स कौन सा है और तेरे पास यह क्यों है? पर जो भी हो, सी इज डैम क्रिस्टल यार। तभी आदित्य आयु की तरफ देखकर उससे कहता है, भाई प्लीज़ धीरे से बोलो यार, ये उठ जाएगी ना। और एक बात, ये मेरी बेबी एंजल है। आदित्य की बात सुनकर आयु आदित्य के माथे को टच करते हुए उससे कहता है, अदू, तू ठीक तो है ना बेबी? मतलब तू एक लड़की को अपना बोल रहा है, उस पर अपना हक जता रहा है। सी इज मैजिकल। तभी आदित्य सोती हुई हूर के चेहरे की तरफ देखता है और फिर एक हल्की सी स्माइल के साथ आयु से कहता है, भाई शायद इसे ही तो हार्ट कनेक्शन कहते हैं ना। बस कुछ ही घंटे हुए हैं मुझे इससे मिले और इतने घंटों में ये मेरी जान बन चुकी है। आदित्य की बात सुनते ही आयु एकदम से शॉक्ड हो जाता है और फिर अपनी शॉकिंग स्टेट से बाहर आते हुए आदित्य से कहता है, अदू, आर यू इन ए लव विथ हर? तो सच में इस लड़की से प्यार करता है? आदित्य सिर्फ अपना सिर हिलाता है। तभी आयु हूर की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज़ में आदित्य से कहता है, पर बच्चे, ये तो बहुत छोटी है ना। एंड व्हाई शी इज लुकिंग सो वीक? तभी आदित्य बिना किसी इमोशन से वाइस से कहता है, शी इज जस्ट 70 ईयर्स ओल्ड भाई। और रही बात इसके वीक दिखने की, तो सच में ये इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वीक है। आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आप सबको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। अंदर यूबी भाई भी हमारा वेट कर रहे होंगे। आदित्य की बातों से सहमत होते हुए आयु और नील आदित्य के पीछे पीछे अंदर जाते हैं पैराडाइज घर में। इस वक्त यूबी हॉल में बैठे हुए अपने लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा था कि तभी वो लोग अंदर आते हैं। जैसे ही आदित्य की नज़र यूबी पर पड़ती है, वो कहता है, भाई। आदित्य की आवाज़ सुनते ही यूवी अपने लैपटॉप से अपनी नज़रों को हटाते हुए दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ से वो लोग अंदर आए हुए थे। यूवी की नज़र हूर पर नहीं पड़ती, पर उससे पहले ही यूवी आयु की तरफ देखता है, जो अभी वहाँ किसी भीगी बिल्ली की तरह डरा सहमा सा खड़ा होता है। आयु के देखते ही यूवी का पारा चढ़ जाता है और वो अपने लैपटॉप को सोफे पर रखते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। यूवी को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर आयु पीछे जाने लगता है, जिसे देखकर आदित्य बहुत धीरे से नील से कहता है, लगता है आज हमारे प्रोफेसर साहब की हड्डियाँ टूटने वाली हैं। बेचारे आयु भाई गए काम से। तभी यूवी भाई नहीं छोड़ने वाले इन्हें। नील भी आदित्य की बातों से सहमत होते हुए अपनी हामी भरता है। तभी यूवी अपनी गुस्से भरी आवाज़ में आयु पर चिल्लाता है, अगर तू अब और एक कदम पीछे गया ना आयु,
तो अदू की कसम, मैं तेरी दोनों टांगें तोड़कर तेरे हाथों में ही दे दूंगा। सो इट्स बेटर फॉर यू टू स्टैंड ऑन योर प्लेस विदाउट मूविंग। यूवी को इतने गुस्से में देखकर अब तो आदित्य और नील के भी पसीने छूट रहे थे, तो वहीं आयु की बुरी हालत हो रही थी। तभी यूवी अपने दांतों को पीसते हुए आयु से कहता है, कितनी बार तुझे वार्न किया है मैंने, पर तेरे दिमाग में एक छोटी सी बात क्यों नहीं घुसती? नहीं, आज तू मुझे एक बात साफ साफ बता दे कि तू अपनी एक गंदी आदत कब छोड़ेगा? छोड़ेगा भी, या फिर पूरी लाइफ ऐसे ही रोज नई नई लड़कियों के साथ सोता रहेगा? तुझे सच में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? क्यों आयु? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, इससे तेरा करियर, तेरी इमेज, सब कुछ खराब हो जाएगा ना बेबी। तू क्यों नहीं सुनता? इफ यू हैव so much need and cannot control them, so go and find a girl, only one girl, जो तेरे साथ रहकर तेरा उम्र भर साथ देगी। इन सब से कुछ नहीं होता आयु, बस तेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी बेबी। इसलिए समझा रहा हूँ ना मैं कि अभी भी वक्त है, संभल जा, वरना आगे कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। यूवी की बात सुनकर आदित्य और नील के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है। वहीं आयु झट से यूवी को हग करता है। यूवी भी आयु को अपने सीने से लगाता है, क्योंकि यूवी के लिए तो आदित्य और आयु दोनों इसके छोटे बच्चे की तरह थे, जिन्हें आज भी उनके भाई की ज़रूरत होती थी। तभी आयु यूवी से अलग होते हुए यूवी से कहता है, आई एम सॉरी भाई, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इन सब से दूर रहने की, पर प्लीज़ कभी मुझसे गुस्सा मत होना और कभी अपना मुंह मत फेरना। आपको पता है ना कि मैं आपके और अदू के बिना कुछ भी नहीं हूँ, और ना ही मैं आप दोनों के बिना रह सकता हूँ। आयु की बातें सुनकर आदित्य और यूवी स्माइल करते हैं। तभी वो आदित्य की बाहों में कसमस आने लगती है। जैसे ही आदित्य की नज़र हूर पर पड़ती है, वो हूर को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है और फिर हूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, सी सो जाइए बेबी एंजल, कुछ नहीं है, आई एम हियर विथ यू ना बेबी। आदित्य हूर को सुलाने के लिए वहीं पर थोड़ा सा इधर उधर सा चलने लगता है और साथ में हूर के कानों पर अपनी स्वीट स्वीट सी वॉइस में कुछ प्यार सा बोलने लगता है। कुछ मिनट बाद जब आदित्य को इस बात का यकीन हो जाता है कि हूर अभी अपनी गहरी नींद में सो चुकी है, तभी आदित्य भी एक चैन की सांस लेता है। तभी वो हूर के माथे पर किस करते हुए कहता है, सो गए ये क्यूटी पाई। तभी यूवी आदित्य के पास आते हुए अपनी धीमी आवाज़ से कहता है, अदू जब बच्ची को ऊपर तेरे रूम में सुला दे, उसके बाद हम बात करते हैं। आदित्य अपना सिर हिलाते हुए हूर को लेकर उसके ऊपर रूम में चला जाता है। आदित्य के रूम में आदित्य हूर को लेकर अंदर आता है और जब वो हूर को सुलाने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने मन में कहता है, नहीं, मैं इसे नॉर्मल पोजीशन वन और बैक में नहीं सुला लगता। अभी भी बच्ची के बैक पर लगे हुए ब्राउन टिप हैं,
ऐसे में और ज़्यादा पेन होगा एंजल को। तभी आदित्य हूर को उसके पेट के बल सुलाता है, पर हूर का आधा पेट आदित्य के एक हाथ पर था। तभी आदित्य एक बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पिलो को हूर के पेट के नीचे रख देता है और फिर बहुत धीरे से अपना हाथ हटाते हुए उसे पिलो के सहारे सुला देता है। आदित्य हूर के आजू बाजू बहुत सारे पिलोज रख देता है ताकि हूर नीचे ज़मीन पर न गिर जाए। तभी आदित्य पीछे से हूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, अब आप आराम से सोइए एंजल, आदू अभी फटाफट वापस आ जाएंगे। आदित्य हूर की कमर तक की बॉडी को एक सॉफ्ट बेडशीट से कवर करता है और फिर रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए नीचे चला जाता है। नीचे वो तीनों आदित्य का ही वेट कर रहे थे और आदित्य को देखते ही यूवी आदित्य से पूछता है, आदू सुला दिया उसे? इस पर आदित्य यूवी के पास बैठते हुए उससे कहता है, जी भाई, वो मुझे आपको कुछ बताना था। वो असल में आदित्य यूवी और वाई को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब कुछ बता देता है और वो सब कुछ सुनने के बाद दोनों भाइयों को एक गहरा सा सदमा लगता है। तभी आयु आदित्य की तरफ देखते हुए ब्लैंक होकर उससे कहता है, ओ गॉड यार, बच्ची है वो और उसके साथ वो सब कुछ। दिस इज़ रॉन्ग टू बी द ऑनेस्ट। मैं खुद भी कभी ज़्यादा रफ और वाइड होता हूँ और जब वो इतनी बड़ी और मैच्योर लड़कियाँ मुझे झेल नहीं पाती तो छोटी सी जान की क्या हालत होगी। मैं कभी भी किसी लड़की के कनेक्ट के बिना उसके साथ फिजिकल नहीं होता, बट उस लिटिल डॉल के साथ तो रे बाबा किंग हिल। इस वक्त जितना गुस्सा आयु था उतना यूवी भी था और दोनों ही उस बच्ची के लिए चिंतित भी हो रहे थे। तभी आदित्य अपने इमोशनलेस फेस के साथ चिंता भरी आवाज़ में उन दोनों की तरफ देख कर कहता है, मुझे ना डाउट है कि कहीं इतनी ज़्यादा हार्डनेस की वजह से बच्ची को कोई इंटरनल इंजरीज ना हुई हो और तभी वो रो भी रही थी। उसने मुझे बताया है कि शी इज़ हैविंग पेन बिटवीन हर लेग मीन्स हर वेनिया। ऐसे में शी नीड मेडिकल हेल्प, अदरवाइज इट may बी द केसेज इन द इन्फेक्शंस। तभी यू भी अपनी कंसर्न भरी आवाज़ में आदित्य से पूछता है, तो तूने क्या सोचा है अदू? तो इससे ज़्यादा पता का व्हेन इट्स कम टू हेल्थ एंड डिसीजन। तो तेरी डॉक्टर क्या कहती हैं एंड व्हाट शुड वी डू नाउ? इस पर आदित्य अपने फेस को अपने दोनों हाथों से रब करते हुए यूवी से कहता है, हर प्रॉपर चेकअप। मैं कल बेबी को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा और फिर बच्ची को चेकअप होने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि सच में कोई डैमेज है या फिर नहीं। भाई, अब से बेबी एंजल यहीं रहेगी हमारे साथ। आप दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना उसके यहाँ पर रहने से? तब यूवी हल्के से आदित्य के सिर पर एक चपात लगाते हुए कहता है, पागल, क्या तू और उस क्यूट सी प्रिंसेस के यहाँ रहने से मुझे कोई क्यों प्रॉब्लम होगी? तभी आयु यूवी की तरफ देखकर उसे पूछता है, आयु, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या अगर वो बच्ची हमारे साथ रहेगी तो?
तभी आयु भी अपना सीना में हिलाता है, जिसे देख कर यूवी आदित्य से कहता है, देख अब तो आयु को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। कितना मज़ा आएगा ना जब हमारे घर में एक क्यूट सी बेबी गर्ल्स होगी। मैं तो उसे बहुत बहुत ज़्यादा पैम्पर करूँगा। तुम दोनों गधों को पैम्पर करते करते मैं एकदम थक चुका हूँ। अब मैं उस क्यूटी पाई को अपना सारा लाड प्यार दूंगा। तभी आयु किसी बच्चे की तरह अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठाते हुए एक्साइटमेंट भरी आवाज़ में उनसे कहता है, मैं भी सी विल बी माई क्यूट रैबिट। और वो दिखती भी तो है वैसी की वैसी, बिल्कुल एक छोटी सी एकदम छोटू खरगोश की तरह है। मैं भी उसे बहुत सारा प्यार दूंगा और हम ना उसे एक प्रिंसेस की तरह रखेंगे, क्यों भाई? तभी यूवी हंसते हुए आयु से कहता है, हाँ मेरी जान, सी विल बी योर प्रिंसेस फॉर नाउ। तभी नील अपना बुरा सा मुंह बनाते हुए उनसे कहता है, अरे मैं भी तो हूँ ना, आप लोग मुझे भूल गए क्या? तभी आदित्य एक छोटी सी स्माइल के साथ उन तीनों से कहता है, वो आप तीनों की प्रिंसेस है, पर मेरे लिए अब से वो मेरी लाइफ है, मेरा दिल। वो आदित्य की हूर है, उसकी बेबी एंजल है, एंड आई लव हर, यस आई लव हर मोर देन माई वन लाइफ।